हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एमपीपीएससी 2025 को टारगेट करते हुए हम कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज। और यह सिर्फ प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज नहीं है दोस्तों, इसमें जो है एक क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण टॉपिक का विश्लेषण किया जाता है। चलिए बात करते हैं। अभी तक जो है हम 8 टेस्ट सीरीज कर चुके हैं, ये 9वें नंबर की है। मेरा टारगेट है जो परीक्षा तक पूरे 10,000 फैक्ट टॉपिक कंप्लीट करवाना, और इस बात की भी मैं गारंटी दे रहा हूँ कि यदि पूरे क्वेश्चन ये आपको मिल गए और इसमें आपने जो है पढ़ लिए, यकीन मानिए आपके 75% क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे। इस बात की गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है। चलिए बात करते हैं। यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फायदे में हैं। चलिए बात करते हैं, इसका लाभ लीजिएगा, सब कुछ निःशुल्क है, आपको जो निःशुल्क अनुभव यहाँ पर मिलेगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा अंत तक। जो है पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, मूल्यांकन किस प्रकार से होता है प्रश्न का आप इसमें देख जाएंगे, सीख जाएंगे। जिस टेक्निक का प्रयोग करके मैंने 4 बार प्री निकाला हुआ है, वही टेक्निक जो है आज मैं सबके सामने जो है इसे प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप जो है इसका लाभ लीजिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, ये हमारा पहला प्रश्न है। तो इसका सही जवाब तो होगा दोस्तों, ये फिर आप बात के बताइएगा। मैं पहले इसका जो है डिस्क्रिप्शन बताता हूँ क्वेश्चन का। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता आपने देखी होगी, और सिंधु घाटी सभ्यता में एक नहीं कई स्थल थे, जो है बहुत सारे स्थल थे। वह जो है किसी न किसी नदी के किनारे स्थित होते थे फ्रेंड्स से, और प्रत्येक नदी के जो है किनारे स्थित होने के कारण परीक्षा में पूछ लेता किस नदी के कारण जो है किनारे कौन सा स्थल स्थित होता था। तो इसमें जो हड़प्पा नाम का स्थल है वो जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित होता था। यदि सिंध नदी के किनारे बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो एक स्थल था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो, यह फ्रेंड्स सिंध नदी के किनारे स्थित होता था। साथ ही साथ जो चंदहुदड़ो नाम का स्थल हुआ करता था वह भी सिंध नदी के किनारे ही स्थित था। चिनाब नदी के किनारे बात करें तो चिनाब नदी के किनारे जो है हमें मांडा नाम का एक स्थल देखने को मिल जाता है। कौन सा? मांडा। और प्रवरा नदी के किनारे जो देखने को मिलेगा आपको दैमावाद है, यहाँ पर स्थल मिल जाएगा, दैमावाद मिल जाएगा। अब ये 4 फैक्ट तो मैंने कंप्लीट करवा दिए, लेकिन और भी इससे किए जा सकते हैं। चलिए उन्हें भी बताता हूँ। ये जो आपका चांदहुदड़ो नाम का स्थल है दोस्तों, और साथ ही मोहनजोदड़ो की दोनों ही स्थल यह मनके के कारखाने के लिए जाने जाते थे। मन के निर्माण के यहाँ पर जो है हड़प्पा सभ्यता में क्या पाए गए हैं? कारखाने पाए गए हैं। मन के नहीं जानते हैं आप, तो मन का फ्रेंड्स पे होता है जो जैसे माला है, आपका माला है या अंगूठी है, तो इसमें जिस छोटी छोटी इस प्रकार से गुड़ियां बनी होती हैं, ये क्या कहती हैं? ये मनके कहा जाता है। तो इनके कारखाने हमें कहाँ से मिली हुई हैं? मोहनजोदड़ो और मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो से मिले हुए हैं। मांडा जो आप स्थल देख पा रहे हैं, ये चिनाब नदी के किनारे जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। इस स्थल की विशेषता यह है कि यह हड़प्पा सभ्यता का फ्रेंड सबसे क्या था? उत्तरी स्थल है। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि उत्तरी स्थल क्या था। और ये जो प्रवरा नदी है, ये प्रवरा जो है गोदावरी की सहायक नदी है। यह आपका जो दैमावाद नाम का स्थल है, कहाँ पर पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और फ्रेंड्स, यह जो है सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? दक्षिणतम स्थल था। कौन सा स्थल था? दक्षिणतम स्थल था। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों, हड़प्पा जो है सबसे पहले खोजा गया स्थल था। क्या था ये? प्रथम खोजा गया स्थल था, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में अगर नया प्रकार का प्रश्न पूछ ले, सारगौन अभिलेख दोस्तों, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में एक संबंधित अभिलेख है, और यह जो है विदेश में पाया गया है। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है? मेलुआ शब्द का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? एक प्रश्न के साथ में अनेक प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए इस प्रश्न में सिखों के 5वें गुरु कौन थे, दोस्तों सिखों से लेकर के प्रश्न आता हुआ है। अभी जो 2020 से 21 की परीक्षा में आया हुआ था कि जो सिख राजा थे आपके रणजीत सिंह। कौन थे? रणजीत सिंह थे, जो काफी
बड़े राजा थे, अंग्रेजों के समकालीन टक्कर देने में सक्षम थे, परंतु दी नहीं, वो बात अलग है। ये जो किस मिसल से संबंधित है, ये प्रश्न आ चुका है। और ये किस मिसल से संबंधित है? ये शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। शुक्रचकिया मिसल से संबंधित है। मिसल ये मान लीजिए कि छोटे छोटे, जैसे वर्तमान में क्या होती है, जिला पंचायत होती है, जनपद पंचायत होती है, ऐसी एक यूनिट मान लीजिएगा क्या, शुक्रचकिया। तो शुक्रचकिया मिसल से संबंधित रणजीत सिंह, ये प्रश्न आपका एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। इसके पहले एमपीपीएससी पूछ चुकी है कि गुरु अर्जुन देव के बारे में पूछ चुकी है, कौन से नंबर गुरु थे। तो ऐसे प्रश्न यहाँ से आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। अब मैं इसमें यदि बात की जाए कि गुरु नानक देव आपसे पूछा जाए कि प्रथम गुरु कौन थे सिखों के, तो आप क्या बताएंगे? गुरु नानक देव जो है प्रथम गुरु थे। और गुरु अंगद जो है ये द्वितीय नंबर के गुरु थे। अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था किसने? गुरु नानक जी ने। अर्जुन देव जो है ये 5th नंबर के गुरु थे। और गुरु गोविंद दास जी जो हैं ये 10th नंबर के गुरु थे। गुरु गोविंद दास जी ने जो एक गुरु ग्रंथ साहब नाम का ग्रंथ लिखा था, गुरु ग्रंथ साहब नाम का ग्रंथ लिखा, और इसके बाद जो है दोस्तों कोई गुरु नहीं बना। ये पुस्तक ही क्या हो गई? गुरु हो गई थी। ये कई बार पूछ लेता है गुरु गोविंद जी ने किस पुस्तक की रचना की थी, या इस पुस्तक की रचना किसने की, तो क्या बताएं? गुरु गोविंद जी ने। गुरु गोविंद जी जो थे, इन्होंने ही दोस्तों खालसा पंथ की भी स्थापना की हुई थी। किसकी स्थापना? खालसा पंथ की स्थापना जो है इन्हीं के द्वारा की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना आई थिंक जो है 1599 में की गई थी। गुरु अर्जुन देव जो थे, ये फ्रेंड्स है, गुरु अर्जुन देव जहांगीर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? जहांगीर के समकालीन थे। और जो जहांगीर का एक पुत्र था जिसका नाम था खुसरो। क्या नाम था? खुसरो। जहांगीर का पुत्र था, मान सिंह का बनेज था खुसरो। तो फ्रेंड्स अकबर ने इसे क्या कर दिया था? राजा बनाने के लिए कह दिया था। परंतु जहांगीर बाद में जो है अकबर के हाथ पैर जोड़े, तो फिर जहांगीर को राजा बना दिया गया। तो फिर जो है तो खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ जो क्या करना शुरू कर दिया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। और विद्रोह करने के लिए, जीतने के लिए गुरु अर्जुन देव के पास में जाता है और उनसे क्या लेता है? आशीर्वाद लेता है। गुरु अर्जुन देव से क्या कर देते हैं? खुसरो को आशीर्वाद दे देते हैं। परंतु बाद में जो है जहांगीर खुसरो को क्या करवा देता है? वो पराजित करके उसे बंदी बनवा देता है। बाद में उसे क्या कर दिया? टाँकें पड़वा दी जाती हैं। लेकिन जब ये बात जहांगीर को पता चली कि अर्जुन सिंह ने ये करवाया है, तो फिर अर्जुन सिंह ने क्या करवा दी है? फांसी करवा दी। किसको? खुसरो मतलब जहांगीर ने अर्जुन देव को, जो 5वें गुरु थे, उनको फांसी करवा दी। गुरु अंगद जो थे दोस्तों, इन्होंने एक लिपि का आविष्कार किया था जिसका नाम था गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था? तो आप क्या बताएंगे? गुरु अंगद जी ने। इतनी बातें आपको सिखों से ध्यान रखें। सिखों में जो है दोस्तों कुल 10 गुरु हुए हैं। और जो गुरु हरगोविंद सिंह थे, तो उनका ही जो क्या है गुरुद्वारा है मध्य प्रदेश में स्थित है, औरंगजेब ने उन्हें बंदी बनवाया हुआ था। तो ये बातें हैं सिख धर्म से संबंधित, आप जरूर ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि परमार वंश की राजधानी धारा नगरी को किसने बनाया था? फ्रेंड्स अगर बात करेंगे परमार वंश की, किसकी बात करेंगे? परमार वंश की हम बात करेंगे। ये परमार वंश दोस्तों मूल रूप से कहां पर स्थापित किया गया था? तो आप कहेंगे साहब उज्जैन में स्थापित किया गया था। तो जो उपेंद्र नाम के एक राजा हुआ करते थे, जिन्हें कृष्ण राज भी कहा जाता है, इन्होंने क्या की? इस वंश की क्या की? स्थापना की। और स्थापना की तो फिर किसी न किसी को राजधानी बनाया होगा। तो इन्होंने जो है राजधानी किसको बनाई? इन्होंने जो दोस्तों राजधानी बनाई वो उज्जैन को क्या बनाई? राजधानी बनाई। लेकिन जो परमार वंश है इसकी राजधानी धारा नगरी भी रही है। तो उज्जैन से धारा नगरी राजधानी को कौन लेकर के आया? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। धारा नगरी जो धार में पड़ती है, यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों संस्कृत विद्यालय जो है, यहाँ पर राजा भोज ने क्या बनवाया था? यहाँ पर संस्कृत विद्यालय बनवाया हुआ था। धार में संस्कृत विद्यालय बनवाया। और यहाँ पर जो एक वो हुए थे राजा, और यहाँ पर मतलब वाकपति मुंज थे, जिन्होंने मुंज सागर नाम का यहाँ पर क्या बनवाया हुआ था? एक जलाशय बनवाया हुआ था। किसने? वाकपति मुंज जो है उनका नाम था। मुंज घास है, घास में पड़ा हुआ ये मिला हुआ था ये राजा, बाद में से गोद लिया गया तो मुंज नाम पड़ गया उसका।
तो ये राजधानी जो यहाँ से यहाँ लेकर के आए, उस शासक का फ्रेंड्स क्या नाम था? उसका नाम था बैरी सिंह द्वितीय। क्या नाम था? बैरी सिंह द्वितीय जो है राजधानी कहाँ से? उज्जैन से धारा नगरी लेकर के आए। तो इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका सही जवाब जो होगा, जस्ट मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है। चलिए, तो इनकी राजधानी जो धारा नगरी कौन लेकर के आया? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा कि बैरी सिंह द्वितीय जो है इसकी राजधानी क्या लेकर के आए? धारा नगरी लेकर के आए हुए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि उपेंद्र साहब कौन थे, तो ये क्या थे दोस्तों? संस्थापक थे आपके किस वंश के? इस राजवंश के। और जो राजा भोज हैं सबसे महान शासकों में से एक हुए हैं। और राजा ये जो महलक देव हैं दोस्तों, ये यहाँ के क्या थे? अंतिम शासक थे। परमार वंश की आपसे पूछा जाए अंतिम शासक कौन थे, तो आपका जवाब क्या होगा? महलक देव। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो उस समय यही शासक थे। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों बात करेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी कौन सी है? अनाईमुदी है। और इसकी जो दोस्तों ये आपकी देखने को मिल जाएगी कहाँ पर? अनाईमुदी की जो ऊंचाई है आप ध्यान रखेंगे 2697 मीटर क्या है इसकी हमें ऊंचाई देखने को मिलती है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा की अगर बात करेंगे तो ये आपकी नीलगिरी जो पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत श्रेणी? जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे कि दोदा बेटा है। अगस्त्यमलाई की अगर बात करेंगे तो अगस्त्यमलाई जो है यह आपकी जो पालनी पर्वत श्रेणी है, तमिलनाडु में जो पड़ते हैं पालनी पहाड़ियां दक्षिणी घाट का हिस्सा हैं, आपने जरूर देखी होगी। यदि पिछली क्लासें मेरी देखी है तो निश्चित रूप से मैंने अलग अलग बताई हुई है। तो जो पालनी पहाड़ी है, पालनी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगस्त्यमलाई है। कुद्रेमुख जो है तो ये आपका जो कर्नाटक में पड़ती है। और आपसे पूछा जाए उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी क्या हो जाएगी? कुद्रेमुख हो जाएगी, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी। यहीं पर जो आपके सामने ये है अगस्त्यमलाई है। अगस्त्यमलाई से जो है आपकी मदुरई नदी, मदुरई ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी? ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है जो कि आपकी तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। अगस्त्यमलाई एक दोस्तों बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र भी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपसे पूछा जाए भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो आप क्या बताएंगे? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कंचनजंगा हो जाएगी, भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये कहां पर स्थित है? आपकी सिक्किम में स्थित है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, K2 हो जाएगी जो कि पीओके में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और अगला प्रश्न है कि बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो फ्रेंड्स अगर बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो ये कौन सी है? आपकी सिद्ध बाबा हो जाएगी। और इसकी जो ऊंचाई हमें देखने को मिलती है, कितनी देखने को मिलती है? 1172 मीटर में इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाती है। 1172 मीटर जो है इसकी हमें ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। और कहां पर पड़ेगी? ये मध्य प्रदेश के दतिया जिले में मिल जाएगी। गुडविल जो है आपसे पूछा जाए ये क्या है दोस्तों, तो ये आपकी विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछा जाए जो विंध्याचल पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या कहेंगे? गुडविल। इसी को सद्भावना भी कहा जाता है, इसे कालूमा भी कहा जाता है। और ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये आपकी दमोह जिले में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी मिलेगी? 752 मीटर जो है इसकी ऊंचाई देखने को मिल जाएगी। धूपगढ़ की अगर बात करें तो ऑल ओवर जो पूरे मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, एमपी की सबसे ऊंची चोटी है वो क्या हो जाएगी? धूपगढ़ हो जाएगी। और इसकी ऊंचाई जो है हमें 1350 मीटर देखने को मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी ये दोस्तों? सतपुड़ा पर्वत में नर्मदापुरम जिले में मिल जाएगी। कौन से जिले में? जिसे होशंगाबाद भी कहा जाता है, उसी नर्मदापुरम में मिल जाएगी। टोंगरा की अगर बात करेंगे, टोंगरा दोस्तों ये मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी है। मध्य भारत की
सबसे ऊंची चोटी है मध्य भारत पठार की। फ्रेंड्स, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक बार बताइएगा, वहां पर टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पर आपको टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। यदि आप कहेंगे तो मैं कमेंट बॉक्स में ही पीडीएफ का लिंक दे दूंगा। ये मध्य भारत पठार की सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पर स्थित है, ये आपकी मिल जाएगी श्योपुर जिला में जो है चोटी मिल जाएगी। चलिए अगली बात करते हैं और अगला प्रश्न है कि आर्थिक तथा प्राकृतिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा क्षेत्र कौन सा है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, बुंदेलखंड क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा बुंदेलखंड जो है मध्य प्रदेश का आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्यों? प्राकृतिक दृष्टि से भी है ये, क्योंकि यहाँ पर उतनी ज्यादा वर्षा नहीं होती है, सूखाग्रस्त क्षेत्र है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो मालवा की जलवायु है, यहाँ की जलवायु है सबसे श्रेष्ठ जलवायु, किसने कहा था ये विश्व की सबसे श्रेष्ठ जलवायु है, तो व्यक्ति कौन था दोस्तों? फहियान नाम का व्यक्ति था जिसने ये बात कही हुई थी। आपसे पूछा जाए जो नर्मदा घाटी है, ये मालवा का पठार जो है दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी संरचना है। ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश से कुल क्षेत्रफल कितना है, 28% है। नर्मदा घाटी जो है मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल कितना है, 26% है। दूसरी बड़ी संरचना है ये, और इसे जो है मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है। नर्मदा घाटी क्या कहते हैं? अर्थ है, जो व्यवस्था है हमारी मध्य प्रदेश की, उसकी रीढ़ किसे जाता है? तो आप क्या कहेंगे कि जो नर्मदा घाटी है उसे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्या बताएंगे कि नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आपका मतलब भाग में, फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होना चाहिए? भाग होना चाहिए, क्योंकि अनुच्छेद तो ऑप्शन में नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर किस भाग में से यह संबंधित है। तो दोस्तों नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में है, क्योंकि ये भाग 1 में तो हमें क्या देखने को मिल जाएगा? संघ और उसका क्षेत्र देखने को मिल जाएगा, संघ प्लस भारत का राज्य क्षेत्र मिल जाएगा। भाग 2 में क्या हो जाएगी? आर्टिकल जो है 5 से लगाकर के 11 तक क्या दी हुई है? नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। भाग 3 में हमें क्या देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स? फंडामेंटल राइट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। तो यहाँ पर क्या मिल जाएंगे? भाग 3 में हमें जो क्या मिल जाएंगे देखने को? मौलिक अधिकार देखने को मिल जाएंगे, जो कि अनुच्छेद 12 से लगा करके 35 तक दिए हुए हैं। भारतीय संविधान का जो भाग 4 है, इसमें क्या मिल जाएंगे आपको? डीपीएसपी देखने को मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? डीपीएसपी, जिसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से जाना जाता है। डीपीएसपी मिल जाएंगे, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी नहीं कहते हैं। ये जो है अनुच्छेद 36 से लगा करके अनुच्छेद 51 तक में देखने को मिल जाएंगे। आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, तो आप क्या बताएंगे कि भाग 4 जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। आपसे पूछे कि जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कौन से भाग को कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जो मौलिक अधिकार वाला भाग है, अर्थात भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता। चलिए अगली बात करते हैं। भारतीय संविधान में आपसे पूछ ले कुल कितने भाग हैं, तो ध्यान रखिएगा भारतीय संविधान में जो है 22 भाग आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे कि 22 भाग हैं वर्तमान में। हालांकि भाई ए बी सी ऐसे जोड़ेंगे तो ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन ये 22 भाग आपको ध्यान रखना है। 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ से होने वाला कौन सा रोग नहीं है। तो फ्रेंड्स इस दिए गए ऑप्शन में अगर बात करें प्रोटोजोआ से, अगर पिछली क्लास से देख रहे हैं तो बहुत अच्छे से आप बता देंगे, क्योंकि मैं पूरा रोग जो है एक क्वेश्चन में करवा देता हूँ। तो इसमें जो है आपके ये तीनों रोग जो हैं आपके किससे हैं? मलेरिया भी हो जाएगा। मलेरिया जो है दोस्तों प्रोटोजोआ से ही होने वाला प्लाज्मोडियम नाम का जो क्या होता है प्रोटोजोआ होता है। क्या नाम है? प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है? मलेरिया होता है। निद्रा रोग है आपका, तो ये जो है
चलिए उसका नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, जो प्रोटोजोआ है, लेकिन ये भी प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। पायरिया भी क्या है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। लेकिन जो यहाँ पर तपेदिक आपको देखने को मिल जाता है, इसी को हम क्या कह देते हैं, टीबी कह देते हैं, ट्यूबरक्लोसिस कह देते हैं, और यह जो है आपका जीवाणु से होने वाला रोग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, कि ऑप्शन डी जो है प्रोटोजोआ से नहीं होता, जबकि किससे होता है, जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के जीवाणु से होने वाला रोग है कौन, तपेदिक। टीबी भी से कह दिया जाता है, एक बार एमपीपीएससी मेंस में आ गया था, इसी का नाम लिखा हुआ क्षय रोग भी से कह दिया जाता है। और एक और भाई आता है, इसका नाम जो है अछमाव, ऐसा कुछ नाम भी लिख कर गए, तो आप जो है इंग्लिश वर्जन जरूर पढ़िएगा, उसको टीबी अब जो है इसे देखना है। तो टीबी से आपसे पूछे कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आपका जवाब क्या होगा कि इससे फेफड़ा। पायरिया से जो क्या होता है आपका, देखेंगे आप जो दांत होते हैं, निद्रा रोग जो है नींद की बीमारी है, मानसिक संतुलन संबंधित, मलेरिया जो है आपका आरबीसी से प्रभावित होती है। चलिए 9वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स सुपर कंप्यूटर का जनक है डॉक्टर विजय भटनागर साहब को क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर का जनक कहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। रामदेव मिश्रा जो दोस्तों ऑप्शन में दिए हुए हैं, अगर आपसे पूछे कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे कहा जाता है, पारिस्थितिकी का जनक आपसे पूछ ले तो आप क्या बताएंगे कि पारिस्थितिकी का जो जनक है किसे कहते हैं हम, आपका जवाब होगा रामदेव मिश्रा जी को कहते हैं। हालांकि विश्व में जो है अलग को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन जो है दोस्तों भारत में जो है आपसे पूछा जाए हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, भारत में जो हरित क्रांति का जनक कहा जाता है वो एम एस स्वामीनाथन जी को कहा जाता है। आपसे पूछे कैलाश सांखल्या जो है दोस्तों भारत में जो टाइगर प्रोजेक्ट के जनक जिसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है, टाइगर प्रोजेक्ट के जनक जो है किसे कहते हैं भारत में, तो आप क्या बताएंगे, कैलाश सांखल्या जी को कहते हैं। इसी प्रकार से एमपीपीएससी का एक प्रश्न है कि जल पुरुष किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि राजेंद्र सिंह जो हैं इन्हें जल पुरुष कहा जाता है। और जो रविंद्र सिन्हा है, कौन है भाई, रविंद्र सिन्हा है, इन्हें क्या कहते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और एक है जो सलीम अली साहब हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सलीम अली को। और जो कलाम जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, इन्हें क्या कहते हैं, जो है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और श्री धरालू जी जो हैं उन्हें मेट्रो मैन ऑफ इंडिया। टेसी थॉमस आप ध्यान दे लीजिएगा, जो टेसी थॉमस हैं इन्हें मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इतनी बातें सिर्फ ध्यान देना है। चलिए आपके सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कबीरपंथी जनजाति कौन सी है। तो दोस्तों कबीरपंथी जनजाति जो है इनमें से पनिका जनजाति है, और पनिका जनजाति जो बुनाई का काम भी करती है दोस्तों ये है। और ये कहाँ रहती है, आपकी मध्य प्रदेश की एक जनजाति है जो पूर्वी भारत में, पूर्वी मध्य प्रदेश में रहती है। कहाँ रहती है, पूर्वी एमपी में, विशेषकर से रीवा सतना में रहती है। भीलू की बात करेंगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहती है। ये कहाँ रहती है, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रहती है। गोंड जो है लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कोरकू जो है मुख्य तौर से जो है बैतूल जिला में आपको देखने को मिल जाएगी। और मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां पाई जाती हैं, तो लगभग 46 जनजातियां पाई जाती हैं, जो कि कुल जनसंख्या का मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं 21% लगभग पाई जाती हैं। मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या का जो है एसटी इतनी है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या में बात करेंगे तो धार जिले में मिल जाएंगे, वहीं प्रतिशत में बात करेंगे तो अलीराजपुर में मिल जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स क्या थे, हमारे 10 प्रश्न थे। आज थोड़ा समय का अभाव था, 25 प्रश्न नहीं लाया हूँ। अगली जो टेस्ट सीरीज होगी उसमें 25 प्रश्न लेकर के आऊँगा, पुनः हमारा पहले जैसा हो जाएगा। यदि आपको क्लास पसंद आई है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हमारे साथ में जुड़िएगा। यकीन मानिएगा, निश्चित रूप से एक बार भरोसा करके देखिएगा दोस्तों, यकीन मानिए इसका फायदा मिलेगा। चलिए धन्यवाद।